पहला प्रश्न है, जिला जन स्वास्थ्य नर्स से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, मतलब DPHN डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स यानी जिला जन स्वास्थ्य के बारे में, जिला जन स्वास्थ्य नर्स के बारे में क्या जानते हैं, इसके कार्यों को भी वर्णन करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे। या दूसरे लैंग्वेज में पूछेगा कि जिला जन स्वास्थ्य परिचारिका के कोई भी 6 कार्यों का वर्णन कीजिए, तो सीधा कार्य भी पूछ सकता है DPHN का, या फिर इसका जो है 6 कार्य भी पूछ सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं। मेरे डियर, आपके सामने में DPNH का परिभाषा है, तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं DPHN होता क्या है। जिला जन स्वास्थ्य नर्स संपूर्ण जिले में नर्सिंग सेवा के सुचारू रूप से संचालन हेतु उत्तरदायी होती है। सबसे पहले जानिए यह क्या है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स है। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ नर्स है, डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ सुविधा के क्षेत्र में नर्स है। तो जिला में जितने भी स्वास्थ्य के अंतर्गत नर्सिंग कार्य होता है, वह सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जिम्मेदार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिला जन स्वास्थ्य नर्स कहते हैं। मानिए एक जिला है, एक जिला में बहुत सभी क्षेत्र में, सभी ब्लॉक में, सभी गांव में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होता है। तो उन क्षेत्रों में, सब जिला के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में, संपूर्ण जिले में जो है नर्सिंग सेवा को सुचारू, मतलब जो भी नर्स के द्वारा किया गया कार्य होता है या स्वास्थ्य प्रोवाइड कराने के लिए जो भी सेवा दिया जाता है, तो इस सब को सुचारू रूप से, मतलब बेहतर रूप से संचालन के लिए जो नर्सिंग क्षेत्र के लिए जो उत्तरदायी है वह DPHN है, जिला जन स्वास्थ्य नर्स है। ठीक है, वह जिले भर में बेहतर नर्सिंग सेवा के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रशासकीय, प्रबंधकीय तथा सुपरवाइजरी कार्यों का निर्वहन करती है। अब जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स होती है, तो वह पूरे जिले भर में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, नर्सिंग सेवाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब प्रशासकीय कार्य भी, मैनेजरियल मतलब प्रबंधकीय कार्य भी, और सुपरवाइजरी मतलब सुपरवाइजरी कार्यों का भी निर्वहन करती है। मतलब जिला जन स्वास्थ्य नर्स जो है वह विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशासक के रूप में, प्रबंधकीय रूप में, सुपरवाइजरी रूप में, इन सभी रूपों में कार्यों का निर्वहन करती है। तो यही हमारा जिला जन स्वास्थ्य नर्स हो गया। सीधी तौर पे जानिए कि जिला जन स्वास्थ्य नर्स मतलब जिला में स्वास्थ्य क्षेत्र में जितने भी नर्सिंग कार्य होते हैं, नर्सिंग कार्यों का जो भी चीज़ें होता है, सुविधा सेवा दिया जाता है, वह सब के सब उसके संचालन का, नियंत्रण का उत्तरदायित्व किसके पक्ष में होता है, तो यही डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स के पास होता है। साथ में इसका और सारे काम है, जैसे बेहतर स्वास्थ्य नर्सिंग के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय कार्य, प्रबंधकीय कार्य, सुपरवाइजरी कार्य और अन्य कार्य भी इसके अंदर निहित है। तो चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो एक प्रकार से आप लोग इसके कार्य को भी समझ गए होंगे और ये होता क्या है आप इसको भी समझ गए। जैसे आप लोग समझिए कि DM का क्या काम होता है, एक जिला के अंतर्गत DM का क्या काम होता है। तो DM जिला का मालिक होता है, वह जिले में हर एक कामों को, हर एक चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको उत्तरदायी होता है, वह हर एक काम को जो है करवा सकता है, DM जो होते हैं। उसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नर्सिंग क्षेत्र में नर्सिंग सेवा के सुचारू रूप से चलाने के लिए जो उत्तरदायी होता है वह डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स ही होता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश में आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग को इसका कार्य बताना है कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स के क्या कार्य है। मेरे डियर, कार्य में आप चाहें तो पॉइंट बाय पॉइंट देकर भी लिख सकते हैं, जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, सेकेंड ईयर में भी पढ़े, थर्ड ईयर में भी पढ़े हैं, कि एक नर्स के लिए क्या क्या कार्य हो सकता है। तो एक नर्स का कार्य होता है शिक्षक के शिक्षा देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, तो शिक्षक के रूप में भी कार्य करती है, प्रबंधकीय रूप में भी कार्य करती है। ठीक है ना। उसके बाद जो है आपके प्रशासक के रूप में भी काम करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में भी, ठीक है ना। वह जो है वकील के रूप में भी काम करती है। ठीक है ना। तो ऐसे ही पॉइंट दे देकर भी आप लिख सकते हैं जो आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं। बट अभी हम थोड़ा अलग तरीके से इसको डील करते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट कौन कौन से कार्य जो है इसका हो सकता है। 14-15 पॉइंट मैं आपको इसके कार्यों को बताऊंगा। इसमें से आपको जितना याद हो जाए पॉइंट लिखिएगा तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाएंगे तो आपके पास पेज फुल करने के लिए मैटर भी लिखना पड़ेगा। तो 14-15 पॉइंट इसमें का आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। जिला जन स्वास्थ्य नर्स द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य जो है मुख्य निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है, वह जिले भर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जन स्वास्थ्य मतलब जिला जन स्वास्थ्य नर्स जो होती है वह जिले भर में, मतलब जो जिले में उसका काम है, उस संपूर्ण जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए इसको जो है सुनिश्चित करती है कि इस जिला में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सबको मिले, इसको सुनिश्चित करती है। ठीक है।
दूसरा है वह जिले भर में कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों को सुपरविजन एवं मूल्यांकन करती है। अब जो DPHN के अंतर्गत जो होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जिला जन स्वास्थ्य नर्स जो होती है, DPHN जो होती है, यह जिले भर में जितने भी चाहे प्राइमरी हेल्थ केयर हो, चाहे कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो, चाहे सब सेंटर हो, सब पर नर्स से जो होता है या हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी होता है, कार्यकर्ता होता है, तो इन सभी के कामों को सुपरविजन भी करना और इनके कार्यों को मूल्यांकन भी करना किसके हाथ में होता है, तो DPHN के अंतर्गत होता है। तो DPHN क्या है, एक नर्स का क्षेत्र है जिला में, तो यह अपने नर्सिंग क्षेत्र में जितने भी कार्य हो रहा है जिला में, जो भी नर्स काम कर रही है, जो भी स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम कर रही है, ANM हो गया, आशा हो गया, ठीक है ना, इन सभी के कार्यों को सुपरविजन करना, निरीक्षण करना और साथ में मूल्यांकन करना इसका जिम्मेदारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ, तीसरा है पॉइंट देखिएगा, वह जिले भर में कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्रदान करती है। अब जो DPHN के अंतर्गत अगर कोई नर्स काम कर रही होगी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स के अंतर्गत, तो वह अपने ज़िले में सभी नर्सिंग जो भी कर्मी है, जो भी नर्सिंग स्टाफ है उसका, तथा जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जैसे ANM हो गया, आशा हो गई, ठीक है ना, आंगनबाड़ी हो गई, ये सबके मार्गदर्शन करती है और दिशा निर्देश भी प्रदान करती है। कौन? DPHN। तो DPHN का काम है कि अपने ज़िले में सभी नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना और दिशा निर्देश प्रदान करना। ठीक है, चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा, वह जिला स्तर पर होने वाली नर्सिंग संबंधित विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं, पदोन्नति आदि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सहायता करती है। अब समझिए कि जैसे जिला में कभी कभी देखते होइएगा कि संविदा पर फलाना जिला में ANM का बहाली है, आशा का बहाली है, या फिर ANM का संविदा पर बहाली हो रहा है, ठीक है, या कोई स्टाफ नर्स का प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहाली हो रहा है, तो यह जो है जो बहाली करने वाले मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, उनको पदोन्नति करने में, साथ में भर्ती प्रक्रिया में यह मदद करती है, सहायता करती है। तो समझ सकते हैं यह एक पावरफुल DPHN एक पावरफुल जो है काम के रूप में करती है। मतलब जो जिला जन स्वास्थ्य नर्स होती है वह एक पावरफुल होती है। जब यह वैकेंसी में यह जो है भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल होती है, अधिकारियों को मदद करती है, तो कहीं ना कहीं यह एक पावरफुल होगी, तभी तो इसको शामिल किया जाता है ना। वह जिले में नर्सिंग सेवाओं एवं नर्सिंग शिक्षा को स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहती है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि सभी जिला में नर्सिंग का काम हो रहा है, तो नर्सिंग का शिक्षा भी होता है, नर्सिंग को शिक्षा भी दिया जाता है, हाल एक इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। तो ऐसे में उस नर्सिंग सेवा को कैसे बेहतर बनाना है, नर्सिंग शिक्षा को स्तर को कैसे मेंटेन कर, नर्सिंग शिक्षा हो या नर्सिंग का सेवा हो, ठीक है, नर्सिंग का काम हो या नर्सिंग का शिक्षा हो, दोनों को स्तर को कैसे बेहतर बना के रखना है, इसके लिए कौन प्रयासरत रहती है, तो ये आपके DPHN डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, वह नर्सिंग संबंधित नीतियों को जिलों में लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। DPHN होती है, DPHN, यह DPHN आपके क्या होता है कि यह आपके ज़िले में, जो भी ज़िला में DPHN के अंतर्गत जो भी काम होती है, वह नर्सिंग से संबंधित कानून यानी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब इसके अंदर यह पावर है कि वह नीति लागू कर सकता है, नर्सिंग संबंधित नीति। ठीक है, सीधा समझिए कि DPHN एक संस्था के तरह काम करता है, जिसके अंतर्गत यह नर्सिंग से संबंधित हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज़ों को कर सकता है अपने ज़िले के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, वह विभागीय अधिकारियों की नर्सिंग सेवा संबंधी बजट तैयार करने तथा आवंटित बजट को निर्धारित समय सीमा में एवं बजट शीर्षकों के तहत खर्च करने में सहायता करती है। अब ये जो DPHN होती है, तो नर्सिंग सेवा में बजट कैसे क्या क्या चीज़ का तैयार करना है, कैसे बजट को जो है आवंटन करना है, कैसे बजट को जो है खर्च करना है, इनमें यह सहायता करती है। कौन? DPHN। ओके, चलिए आठवां देखिएगा, वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा लाभकारी स्वास्थ्य योजनाओं का जिले में प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करती है। अब कोई भी कार्यक्रम चलता है देश स्तर पर, तो पहले देश पर शुरू होता है, केंद्र से आता है, ठीक है, केंद्र से आता है स्टेट लेवल पर, स्टेट जो है सभी ज़िलों में उसको क्या करता है, वितरित कर देता है। तो इससे होता है कि सभी ज़िले में एक साथ वह कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो जो ज़िले में जो इस कार्यक्रमों को चलाने के लिए और अच्छे से प्रभावी तरीके से चलाने के लिए जो जिम्मेदार होता है, वह मदद कौन करता है? DPHN किसी भी कार्यक्रमों को अच्छे से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है, सुनिश्चित करता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा, यह जिले भर में कार्यरत विभिन्न नर्सिंग शिक्षण संस्थान जैसे जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र, जिला प्रशिक्षण केंद्र को सुचारू रूप से संचालन हेतु इनका समय समय पर निरीक्षण करती है तथा इनके प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देती है। अब देखिए यह कितना ज़्यादा इसके जो है पावरफुल होता है कि यह क्या करता है कि जिला में जो भी जिला में डीपीएचएन का शाखा है वह जिले में जीएनएम के पर ट्रेनिंग सेंटर, एएनएम के ट्रेनिंग सेंटर और साथ में जिला में जो भी प्रशिक्षण केंद्र है नर्सिंग का, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, उसको समय समय पर इंस्पेक्शन करती है, मतलब निरीक्षण करती है और उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रभारी है कॉलेज का, उसको दिशा निर्देश भी देती है कि ये गड़बड़ है, इसको सुधारिए, ये कीजिए। तो समझ सकते हैं यह हर एक चीज़ों में हस्तक्षेप करता है, नर्सिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ों में यह हस्तक्षेप कर सकता है अपने ज़िला में, इतना ज़्यादा इसको पावरफुल है डीपीएचएन का। ठीक है, वह स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में उत्तरोत्तर प्रगति हेतु तथा उनमें आधुनिक लाने के लिए उद्देश्य से नर्सिंग संबंधी अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देती है। अब जो डीपीएचएन के अंतर्गत होता यह है कि नए नए तरीकों को अपनाने के लिए, आधुनिक मॉडर्न तरीके से जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए वह रिसर्च के कार्यों को भी बढ़ावा देती है, मतलब अनुसंधान का भी कार्यों को बढ़ावा देती है। ठीक है, वह जिले भर में बेहतर नर्सिंग सेवाओं का क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सुनिश्चित करती है। अब जो डीपीएचएन होती है वह नर्सिंग क्षेत्र में जो भी उपकरण का आवश्यकता है तो उसको उपलब्ध कराने का जिम्मेदारी जो है डीपीएचएन को ही होता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि जो भी उपकरण और जो भी सामग्री का आवश्यकता है नर्सिंग क्षेत्र में उसको यह उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करता है। कौन? डीपीएचएन। ओके, 13 नंबर का देखिएगा, वह नर्सिंग सेवाओं की अधिक गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए अन्य संबंधित क्षेत्रों के साथ समन्वय भी स्थापित करती है। तो ये जो डीपीएचएन है इसका एक और काम है कि यह समन्वय का काम करता है, कोऑर्डिनेट का काम करता है। समन्वय का मतलब है कि नर्सिंग क्षेत्रों को और व्यापक और बेहतर तरीके से अच्छे गुणवत्ता के बनाने के लिए यह अन्य क्षेत्रों के साथ में समन्वय संबंध बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर है, वह जिले में कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहकर अपनी गतिविधियाँ संपादित करने के लिए प्रेरित करती है। अनुशासन तोड़ने पर वह उनके विरुद्ध आवश्यकता अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है। अब जो डीपीएचएन होती है, डीपीएचएन मतलब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, जिला जन स्वास्थ्य नर्स, ये जो होती है यह अपने कर्मियों जैसे नर्सिंग कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी जैसे एएनएम हो गया, ठीक है, दाई हो गई, उसके बाद मिडवाइफरी या फिर आप आशा हो गई, ये सबको जो है अनुशासन में रहकर अपने कामों को संपादित करने के लिए प्रेरित करती है। अगर इन सभी कर्मी, नर्सिंग कर्मी या कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपना क्या करता है, अनुशासन तोड़ता है, अनुशासन से निकल के काम करता है, तो उस पर उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का भी जिम्मेदारी डीपीएचएन के अंतर्गत होता है। ठीक है, चलिए लास्ट इसका कार्य है कि वह जिले में बेहतर नर्सिंग सेवाओं को क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दल भावना, टीम स्पिरिट के साथ जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब ये जो डीपीएचएन होता है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, इसका ये काम ये भी है कि जितने भी नर्सिंग क्षेत्र है, नर्सिंग सेवा देने के लिए जो भी कार्यकर्ता, जो भी कर्मी काम कर रहा है, तो उसको एक दल में एक टीम स्पिरिट की भावना हो, मतलब एक दल में मिलकर सब मिल के भावना से काम करे, इसके लिए वह प्रेरित करती है। ठीक है, मिल के काम करेगा तो बेहतर काम होगा, जल्दी होगा। अगर अलग थलग काम करेगा तो दिक्कत होगा। ठीक है ना, एक ही काम को रिपीटेशन हो सकता है। तो इसके लिए टीम स्पिरिट मतलब दल बल की भावना के साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है। और यही आपके 15 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये 15 पॉइंट को आप 2 से 4 बार पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं सीरियली 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 पॉइंट आपको ऐसे ही सीरियली जैसे लिखा गया वैसे ही लिखना है। आप चाहें तो जो 1 नंबर में मैटर दिया गया उसको 10 में भी लिख सकते हैं। जो मान गए 3 नंबर में मैटर दिया गया उसको 7 नंबर में भी लिख दीजिए। जो मान गए 2 नंबर में जो दिया गया है मैटर उसको आप चाहे तो 9 नंबर में भी लिख दे, लेकिन लिखना है, याद करना है। काम है तो काम, कोई भी काम इधर उधर होता है उससे क्या दिक्कत है, आपको ये 15 पॉइंट ध्यान में रखना है। ओके, चलिए ऐसा नहीं है कि सीरियली ही लिखना है। मैं आपको 15 पॉइंट बता दिया, आपको पढ़िए। अब देखिए, अब चाहिएगा तो ये 15 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसी 15 पॉइंट को पढ़कर समझकर आप 20 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा समझे हैं। 2 लाइन भी अगर मैं समझा देता ना तो आप इसको चाहते तो 20 लाइन लिख लेते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। कुछ लोग होंगे तो ये पॉइंट में लिखेंगे, कुछ लोग होंगे तो मैं उनको पहले ही बता दिया कि यह प्रशासक के रूप में काम करती है, यह प्रबंधक के रूप में काम करती है, यह सुपरवाइजरी के रूप में काम करती है, यह शिक्षा के रूप में काम करेगी। ठीक है ना, यह जो है समन्वय के रूप में काम करेगी, यह जो है कॉन्ट्रैक्टर के रूप में मतलब संपर्ककर्ता के रूप में काम करेगी। तो इस तरीक़ा से पॉइंट दे दे के उसके अंदर मैटर को लिखते जाएंगे, जो कि पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो सेम चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया समापत क्वेश्चन। चलिए
यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, जो भी मेरे डियर है आराम से आप लोग इसके इंग्लिश को डील कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपको समझना होगा, चीज़ों को आप समझे रहेंगे तो आप आराम से इंग्लिश में। सामने नौकरी में रहते हुए शिक्षा को समझाएं। साथियों 5 नंबर में आपसे बार बार पूछा गया प्रश्न है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में कि डिस्क्राइब इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन बहुत बार पूछा गया है, आप देख लीजिएगा। इसका मतलब होता है कि नौकरी में रहते हुए शिक्षा, इसका क्या होता है अर्थ, इससे समझाना है। या सेवारत शिक्षा से क्या समझते हैं। एक तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया ऊपर था, या इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ठीक है। इसको सेवारत शिक्षा से आप क्या समझते हैं कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका डिफिनीसन बता चुका हूं, जो लोग डिफिनीसन वाले वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि सेवा में शिक्षा से क्या मतलब होता है, क्या समझते हैं। अगर आप नहीं देखें तो नहीं समझे होंगे, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे देख लीजिए सेवारत शिक्षा इन सर्विस एजुकेशन क्या होता है। साथियों, सेवा में कार्यरत व्यक्ति द्वारा शिक्षा ग्रहण करना ही सेवारत शिक्षा कहलाता है। जैसे मानिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, जैसे आप नर्स हैं, ठीक है, और आपको मन हुआ कि हमें अभी जीएनएम पर ही जॉब हुआ है, हमें आगे के जो है जॉब करना है, तो आप अपनी नौकरी में रहते हुए आप शिक्षा लेना चाहते हैं, और नौकरी होने के बाद जब आप चाहते हैं कि हमें और आगे का कोर्स करना है, पढ़ाई करना है, तो उस नौकरी पीरियड में आप जो शिक्षा लेना चाहते हैं और जो शिक्षा ग्रहण करते हैं नौकरी के रहते हुए, तो उसी को हम लोग सेवा में कार्यरत व्यक्ति द्वारा शिक्षा ग्रहण करना ही सेवारत शिक्षा कहलाता है, इन सर्विस एजुकेशन कहलाता है, ठीक है। सेवा में मतलब नौकरी में कार्यरत व्यक्ति द्वारा, समझ गए ना, शिक्षा ग्रहण करना ही सेवारत शिक्षा कहलाता है, इन सर्विस एजुकेशन कहलाता है। ओके, सेवारत शिक्षा से ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है। अब मान गए आप जीएनएम करके गए हैं, जॉब हो गया आपको सरकारी, आपको मन है कि हम बीएससी नर्सिंग करें, तो उसका प्रोसेस होता है, आप कर सकते हैं, सेवा में रहते हुए आप जो है पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इससे होता यह है कि आपको जो है और ज्ञान में जो है बढ़ोतरी होता है, निरंतर बढ़ता रहता है ज्ञान। चिकित्सीय क्षेत्र में आने वाली नई तकनीकों से परिचित होता है, और जो आप आगे का ज्ञान लेंगे, पढ़ाई करेंगे, उससे होगा क्या कि आपके अंदर ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो चिकित्सीय क्षेत्र में आने वाला जो तकनीकी होता है नए नए, उसके बारे में भी जानकारी मिलता है। वह नर्स की कार्य क्षमता में सुधार होता है। वह इसके आगे शिक्षा लेने से होता यह है कि नर्स के जो कार्य क्षमता होता है उसमें सुधार भी आता है। तो यही जो है आपका होता है सेवारत शिक्षा, यानी इन सर्विस एजुकेशन, यानी नौकरी करते हुए शिक्षा लेना, समझ गए। चलिए, अब सेवारत शिक्षा की कौन कौन सी विधि होती है। मेथड ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, सेवा में रहते हुए कितने विधि से आप जो है शिक्षा ले सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, विभिन्न कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा, या तो आप जो है विभिन्न जो कार्यशाला का आयोजन किया जाता है उसके द्वारा ले सकते हैं शिक्षा, या नर्सिंग काउंसिल द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएँ या सेमिनार, मतलब जो नर्सिंग काउंसिल, विभिन्न नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो है आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जो है क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है, और सेमिनार लगाया जाता है, जिससे स्टूडेंट को या काम करने वाला अपना एडमिशन उसमें ले सकते हैं। ओके, अस्पताल की लाइब्रेरी में नवीनतम पुस्तकों द्वारा, या जिस अस्पताल में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जो लाइब्रेरी है, वहाँ पे नए नए बुक है, उस बुक को पढ़ के आप जो है नए नए शिक्षा जो है ग्रहण कर सकते हैं, तकनीकों के बारे में जान सकते हैं। तो यही जो है विधि होता है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इस शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं नौकरी करते हुए, समझ रहे हैं ना। बाकी आप लोग जानते हैं कि जब सरकारी जॉब होता है तो आप आगे के पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टडी लीव मिलता है, जहाँ पे आपको नौकरी तो रहेगा बट पैसा एक भी नहीं मिलता है। शायद ऐसे ही कुछ प्रोसेस होता है, जब आपको सरकारी नौकरी नर्स वगैरह आप बन जाएंगे तो स्टडी लीव मिलता है पढ़ने के लिए, जहाँ पे आपको वेतन नहीं मिलेगा, आप नौकरी रहेगा। जब भी आप पढ़ाई ख़त्म करके आएंगे तो आपको नौकरी तो रहेगा, लेकिन उस दौरान आपको पैसा नहीं मिलता है। ये चीज़ें शायद होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए, ये विधि समझ गया कि किन किन विधि से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं काम करते हुए। अब यहाँ पे सेवारत शिक्षा का उद्देश्य, मतलब एम्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, मतलब काम करते हुए, नौकरी करते हुए शिक्षा लेने का क्या मतलब होता है, क्या मकसद होता है, यानी क्या इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, देखिए, नर्स की कार्यशैली की गुणवत्ता के स्तर को ऊंच बनाना। अब कोई व्यक्ति जो है काम करते हुए, जॉब करते हुए आगे का शिक्षा प्राप्त क्यों चाहता है, इसीलिए चाहता है ताकि उसका जो काम करने का जो गुणवत्ता है उसमें वो जो है और ज़्यादा ऊंचाई हो, स्तर ऊंचा हो, ठीक है ना।
ये है नर्स के नवीनतम तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना। अब नर्स का जो तकनीकी ज्ञान है, टेक्निकल ज्ञान है, उसमें और ज़्यादा जो है मॉडर्नाइजेशन लाना, नवीनतम लाना। ठीक है। नर्स के सेवारत शिक्षा हासिल करने से नई तकनीकों का हस्तांतरण जूनियर नर्स व अन्य कर्मचारी को आगे होता है। ठीक है। अब इसमें होता यह है कि जो नर्स होते हैं, मतलब जो आपको अगर आपको स्टेट में जॉब हो गया नर्स में, एज ए नर्स, अब आके नर्स जॉब हो गया, कुछ दिन के बाद आपका मन बना कि हम जीएनएम ही किए हुए हैं, हमको अब पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना है, तो आप आगे शिक्षा लेने जाएंगे तो क्या होगा, उससे आपके अंदर नए कौशल, नए तकनीक तो आएगा ही आएगा, मॉडर्न तकनीकी से लैस आप होंगे ही होंगे। साथ में जो आपके जूनियर नर्स होंगे या जो अन्य कर्मचारी होंगे, तो वो जो नई नई तकनीक होता है वह उनको भी आप बता पाएंगे इनके बारे में। समझ गए ना, क्योंकि आप सीख कर आएंगे तो उनको बताएंगे ही। समझ रहे हैं। चलिए चौथा देखिए, कार्यस्थल पर उपलब्ध शिक्षा उपकरणों व सामग्री का लाभ उठाना। अब जब आप उच्च शिक्षा लेने जाएंगे, लेकर आएंगे, तो जो भी कार्यस्थल जहां आप करेंगे, काम करेंगे, वहां पे जो भी उपकरण, जो भी सामग्री है, उसका आप अच्छे से जो है लाभ ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि शिक्षा का कोई अंत नहीं होता है, आप कहीं भी कभी भी ले सकते हैं। समझ गए। तो इस प्रकार से देख लीजिए, यह 4-5 पॉइंटें हैं जो सेवा में होते हुए शिक्षा लेने का क्या उद्देश्य हो सकता है। 4 पॉइंटें लिखा गया है। आप चाहें तो इसमें और सारे पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जॉब में है, सरकारी जॉब में है, और वह आगे का शिक्षा ले रहा है, तो उसका क्या मकसद हो सकता है। तो इसमें आप और सारा पॉइंट को ऐड अपने से कर सकते हैं। बाकी मैं 4 पॉइंट आपको बता दिया हूँ। इसका इंग्लिश यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप लोग के सामने यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए। तो इन सर्विस का हम आपको लक्ष्य भी बता दिए, विधि भी बता दिए कि कौन कौन विधि से आप कर सकते हैं। समझ गए। और साथ में मैं आपको क्या बताया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपको क्वेश्चंस भी जो है मैं आपको सेवारत ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे हम आते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है कि व्यावसायिक रोगों की रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं। व्यावसायिक रोग मतलब कहा जाए कि जो काम करने से जो रोग होता है, जैसे ईंट भट्ठा में काम करने से भी रोग होता है। ठीक है। कल कारखाने में काम करने से रोग होता है। बड़े बड़े पत्थर जो है तोड़ने में, समझ गए ना, पहाड़ी इलाकों में काम करने में, पथरीला पत्थर को तोड़ने में जो काम करता है, उसमें भी जो है क्या होता है, उसमें भी रोग उत्पन्न होता है। अब रोग उत्पन्न कैसे होता है, तो जैसे जो पत्थर तोड़ेगा, पत्थर तोड़ने से उसका डस्ट निकलता है, उस डस्ट जो है शरीर के अंदर जाएगा, और शरीर के अंदर जाएगा तो श्वास नली को जाम करेगा, श्वसन से संबंधित रोग होगा। उसी प्रकार से कल कारखाने में काम करेगा तो हो सकता है कल कारखाने का जो तत्व है वह बॉडी में प्रवेश करेगा श्वास के द्वारा, और वह रोग उत्पन्न कर सकता है। समझ गए ना। उसी प्रकार से अन्य तरीकों से जो है अन्य व्यावसायिक रोग होता है। व्यावसायिक मतलब आप काम करते हुए रोग का शिकार हो रहे हैं। समझ गए ना। तो यही जो है आपका व्यावसायिक रोग होता है। चलिए हम बताते हैं। तो उसी व्यावसायिक रोग के रोकथाम के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, इसको हमको लिखना है। व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज, मतलब एक व्यावसायिक जो है रोग को कैसे बचाव किया जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। आंसर यहाँ पे देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे, अब जो व्यावसायिक रोग है इसको रोकथाम करने का अनेक उपाय है। कौन कौन से उपाय है, चलिए मैं देखता हूँ। साथियों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि पहला जो पॉइंट है, नियुक्ति पूर्व निरीक्षण। मतलब व्यावसायिक रोग को अगर आपको रोकना है तो किसी व्यक्ति को, आपको जिसको हमें काम पर देना है, उसको जो है हमें क्या करना होगा कि पहले इसको काम देने से पहले इसका निरीक्षण करवाया जाए, इसका जो है परीक्षण करवाया जाए, मतलब टेस्ट करवाया जाए। ठीक है ना। देखिए, किसी भी श्रमिक व कार्मिक को व्यवसाय में नियुक्ति देने से पूर्व परीक्षण करना चाहिए कि वह उस व्यवसाय के योग्य है या नहीं। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार उपयुक्त कार्य में लगाना है। आप लोग देखते होइएगा कि आप कोई भी जॉब में जाते हैं तो आपको फिटनेस टेस्ट कराया जाता है, मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। क्यों कराया जाता है कि आप जो है इसमें आने के बाद कहीं तुरंत रोग से तो ग्रसित नहीं हो गए, पहले से कोई रोग तो नहीं है। क्योंकि पहले से रोग होगा और इस विभाग में आने के बाद और ज़्यादा रोग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप विभाग के लिए सही से काम नहीं कर पाएंगे और आप बोझ की तरह रहेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए टेस्ट सब कराया जाता है, फिटिंग टेस्ट होता है। इसी टेस्ट को अगर आपको किसी ऑफिस सैनिक वगैरह में जाना है तो यह टेस्ट एकदम कड़क टेस्ट होता है। थोड़ा भी अगर आपके स्वास्थ्य में दिक्कत लगेगा तो आपको हटा देता है। क्यों हटा देता है, क्योंकि वहाँ पे एकदम फिट व्यक्ति चाहिए। लेकिन बात किया जाए कोई ऑफिशियल अगर जॉब निकलता है, नॉन मिलिट्रियल कहीं डिपार्टमेंट में जॉब निकलता है, तो वहाँ पे अगर हल्का फल्का आपको दिक्कत भी रहता है, नॉर्मली चेकअप होता है। समझ गए ना। तो यही चेक इसीलिए किया जाता है नियुक्ति से पूर्व, ताकि एक योग्य व्यक्ति को योग्य काम मिल सके, ताकि वह अच्छे से काम को अपने कर सके और उसको जो है अपने क्षमता के अनुसार कार्य को करने में अच्छा हो और बेहतर ढंग
ढंग से कर सके। इसीलिए नियुक्ति से पूर्व परीक्षण करना जरूरी है, ताकि एक अच्छे व्यक्ति को लगाएंगे, एक रोग से ग्रसित व्यक्ति को जो है जॉब पर नहीं लगाएंगे। इसलिए यह परीक्षण नियुक्ति से पूर्व किया जाता है, जिससे हम बीमारी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, व्यावसायिक बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। समझ गए। चलिए दूसरा देखिएगा, व्यवसायिक कार्य परीक्षण। व्यवसायिक कार्य परीक्षण का मतलब होता है कि देखिएगा, व्यक्ति को जिस कार्य के लिए चयनित किया जाए उसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। ठीक है। व्यवसायिक कार्य प्रशिक्षण का मतलब है कि जो भी व्यक्ति को, जैसे डिपार्टमेंट में सबको, किसी को अगर प्यून का नौकरी मिला तो उसे प्यून का प्रशिक्षण देना कि प्यून का क्या काम है। किसी को अगर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है तो उसको सिक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण देना कि आपको क्या काम करना है, क्या क्या करना है। ठीक है ना। तो यानी सबको अपने अपने व्यवसाय का प्रशिक्षण देना, ताकि वह बेहतर ढंग से अपने काम को आगे कर सके। यानी व्यवसायिक कार्य प्रशिक्षण इसीलिए होता है, ठीक है ना। व्यवसायिक कार्य परीक्षण इसीलिए होता है कि जो भी व्यक्ति हो वह अपने काम को बेहतर ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे जो है एक योग्य अभ्यर्थी का पता चलता है। जैसे आपसे अगर क्लर्क का बहाली मांगता है तो क्लर्क में ज़्यादातर में कहता है कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है ना, टाइपिंग टेस्ट आना चाहिए, ऐसा होता है ना। क्यों कहता है? और टाइपिंग का टेस्ट भी करवा के दिखवाता है, ऐसा क्यों करता है? ताकि आप जो काम को खोज रहा है, जो व्यवसाय को खोज रहा है कि ये कंप्यूटर वाला और टाइपिंग वाला चाहिए, तो अगर ऐसे में वो टाइपिंग टेस्ट नहीं लेगा तो वहाँ पर तो नॉर्मल व्यक्ति भी सेलेक्ट हो जाएगा। जिसको टाइपिंग आता है वो भी होगा, हो सकता है, जिसको टाइपिंग नहीं आता है वो भी जो है सेलेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में बाद में जिसको टाइपिंग नहीं आता है और उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो वो अपने काम को नहीं कर पाएगा, जिससे प्रॉब्लम होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यवसाय में किसी को, अगर समझ रहे हैं ना चीज़ को, कि अगर किसी को व्यवसाय में चयनित किया जाता है तो उसका परीक्षण किया जाता है उसके कार्य को। समझ गए। यही जो है आपको जो है चीज़ें दिया गया है। तीसरा है यहाँ पे कार्यकाल में स्वास्थ्य आकलन। ठीक है। व्यवसायिक कार्यकाल के दौरान नियमित रूप से स्वास्थ्य आकलन किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के रोग का निदान किया जा सके। समय समय पर मेडिकल कैंप लगाकर सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण करें, जैसे रक्त जांच, आँख जांच आदि जांच। अब आप लोग देखते होइएगा, जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, ठीक है ना, जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, देखते होइएगा कि उस कंपनी का सभी जो लेबर होते हैं वह जो है हमेशा समय समय पर अपने मेडिकल चेकअप कराते रहते हैं, या फिर कंपनी ही जो है अपने कंपनी में बुलाकर और मेडिकल टीम बुलाकर और कंपनी जो है टेस्ट वगैरह सभी कर्मचारी का करवा देती है कंपनी ही। क्यों? क्योंकि ताकि जो भी हमारे कर्मचारी इस कंपनी में काम कर रहा है उनके स्वास्थ्य का आकलन किया जा सके समय समय पर, और अगर कोई दिक्कत होगा तो उसका निदान और उपचार हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। समझ गए ना। इसलिए कैंप लगाकर रक्त परीक्षण, आँख परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण सब चीज़ कर्मचारी का करवाया जाता है। समझ गए चीज़ को। तो यही है कार्यकाल में स्वास्थ्य आकलन, मतलब काम के दौरान जॉब पीरियड में स्वास्थ्य आकलन जो है ज़रूरी है। समझ गए। एक स्वास्थ्य में एक जो है रोगों को रोकने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चिकित्सीय उपचार। चिकित्सीय उपचार का मतलब होता है कि किसी प्रकार के रोग निदान होने पर पर्याप्त चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एक व्यवसायिक जो है एक व्यवसायी में काम करने में जो रोग को रोकथाम है, उसमें एक उपाय ये भी है कि चिकित्सीय उपचार होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। अगर किसी रोग के लिए पर्याप्त मात्रा में चिकित्सीय उपचार नहीं उपलब्ध है तो फिर जो है वहाँ पे क्या होगा, दिक्कत होगा। समझ गए ना चीज़ को। तो फिर रोग निदान वहाँ पे असंभव हो जाएगा। इसलिए चिकित्सीय उपचार जरूरी होता है एक अच्छे जो है, समझ रहे ना चीज़ को। चलिए नेक्स्ट है 5वां में स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब होता है कि जितने भी एक कंपनी में मानिए लेबर काम कर रहा है, कर्मचारी काम कर रहा है, तो सभी को पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि वह अपने आप को रोग व दुर्घटना से बचा जा सके। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि व्यवसाय में बहुत सारे कल कारखाने वाले, जहाँ पे फैक्ट्री है, कंपनी है, वहाँ पे देखते होइएगा आए दिन कि जो लोहा वाला कंपनी में रड गिर जाने से 4 आदमी का मृत्यु हो गया। ठीक है ना। बॉयलर फटने से इतना व्यक्ति का मृत्यु हो गया कंपनी में। तो ये सब क्या है, एक व्यवसायिक दुर्घटना ही है, एक व्यवसायिक रोग ही होता है, जिसको रोकथाम आप जो है स्वास्थ्य शिक्षा देकर कर सकते हैं। कि बताया जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा में कि अपने आप को रोग और दुर्घटना से कैसे बचाया जाना चाहिए। तो यह स्वास्थ्य शिक्षा हो गया। ओके।
एंड नेक्स्ट है 6 नंबर का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, यानी प्रत्येक उद्योग और व्यवसाय को अपने कर्मचारियों का कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत जो है पंजीकृत कराना चाहिए, ताकि वह स्वयं व अपने परिवार को सरकार द्वारा ईएसआई अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्राप्त कर सके। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं कि सबका जो भी लिमिटेड कंपनी में या प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है तो उसका एक ईएसआई कार्ड होता है, समझ गए ना। इसके तहत होता है कि जो भी कंपनी है वो कंपनी अपने कर्मचारी को ईएसआई जो है प्रोवाइड करती है, समझ गए, राज्य बीमा के अंतर्गत जो है पंजीकृत करवाती है, जिससे होता यह है कि काम करने वाले जो भी व्यक्ति है वह अपने परिवार को सरकार द्वारा जो ईएसआई अस्पताल है वहाँ पे निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा ले सकता है। तो यही जो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत जो है आवश्यक होनी चाहिए। छठा पॉइंट। 7वां पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा, सुरक्षात्मक वातावरण। सुरक्षात्मक वातावरण के मतलब है कि प्रत्येक उद्योग या व्यवसाय में कर्मचारी को सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सुरक्षात्मक अगर वातावरण नहीं रहेगा तो वहाँ पे हो सकता है शॉर्ट सर्किट लग सकता है, मशीन के कवर फट सकता है, ठीक है, आग से नहीं बचा जा सकता है, अग्निशामक यंत्र जो है ये सब जो है पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। मतलब सीधा समझिए कि एक ऐसा वातावरण वहाँ पे तैयार करना चाहिए किसी भी कंपनी या किसी भी व्यवसाय में, जहाँ पे काम कर रहे हैं जो भी कर्मचारी है उसको सुरक्षा मिले, वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके उस वातावरण में। जैसे शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए, ठीक है, काम करना चाहिए कंपनी को। मशीनों के कवर को सही से लगे होना चाहिए ताकि उसके संपर्क में कर्मचारी ना आए। आग से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में निकासी द्वार होना चाहिए ताकि कोई अगर ऐसा दुर्घटना हो तो लोग जल्दी से जल्दी जो है भाग सके निकासी द्वार के द्वारा। तो ये सब सुरक्षात्मक वातावरण होना बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हैं। चलिए 8वां देखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष। अब सभी कंपनी सभी व्यवसाय में अपने अपने एक जो है एक फर्स्ट एड जो है ट्रीटमेंट कक्ष रखना चाहिए, जहाँ पे सभी प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो भी सामग्री होती है सभी उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि कोई भी दुर्घटना होने पर कर्मचारी को तुरंत जो है फर्स्ट एड देकर उसकी जान बचाई जा सके, समझ रहे हैं। इसलिए प्राथमिक चिकित्सा कक्ष होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। 9वां यहाँ पे देखिएगा आप लोग, और आखिरी है इंडियन फैक्ट्रीज अधिनियम। इंडियन फैक्ट्रीज अधिनियम का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यवसाय व उद्योग को इंडियन फैक्ट्री अधिनियम अथवा अन्य राजकीय व केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही व्यवसाय को स्थापित करना चाहिए, उनके नियमों व कानूनों को पालन करना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि फैक्ट्री इंडियन फैक्ट्री अधिनियम है। अब इस अधिनियम के तहत जो है होता यह है कि जितने भी राज्य और केंद्र में जो भी नियम है उस सभी नियम को व्यवसाय को जो है चालू करना चाहिए। नियम के तहत ही कोई भी कंपनी है उस कंपनी को फैक्ट्री अधिनियम को मानना चाहिए, पालन करना चाहिए और उसी के तहत अपना उद्योग और व्यवसाय को शुरू करना चाहिए। इससे होगा ये कि अगर वो नियम कानून को पालन करेगा तो जो मापदंड रखा गया है कानून में कि व्यवसाय और कंपनी खोलने के लिए, उस मापदंड के तहत ही वह कंपनी और व्यवसाय शुरू करेगा तो लोगों को भी इससे सुरक्षा हो पाएगा, समझ गए। तो यही जो है चीज़ें इंडियन फैक्ट्रीज अधिनियम होता है, समझ गए। इसमें बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं इस अधिनियम में, जिसमें कर्मचारियों से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड हर एक बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं। तो ये आपका 9 हो गया। और इस प्रकार से आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है और ऊपर में हिंदी था। आप लोग इसको पढ़िए और ध्यान से पढ़िएगा तो आप चीज़ों को आसानी से कर लीजिएगा। इसमें 9 ही पॉइंट है। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन क्या था आपका। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन यही था कि व्यावसायिक रोगों की रोकथाम के क्या क्या उपाय है, मतलब ऑक्यूपेशनल डिजीज को प्रिवेंशन करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो 9 उपाय हैं। नियुक्ति से पूर्व परीक्षण करना चाहिए, व्यावसायिक कार्य का परीक्षण करना चाहिए, कार्यकाल में स्वास्थ्य का आकलन करना चाहिए, चिकित्सीय उपचार होनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए एंड सुरक्षात्मक वातावरण होनी चाहिए। और नेक्स्ट है 8वां प्राथमिक चिकित्सा कक्ष होनी चाहिए। और 9वां है इंडियन फैक्ट्रीज अधिनियम जो है सभी कंपनी सभी व्यवसाय को मानना चाहिए। और इस यही 9 पॉइंट जो है आपको ऑक्यूपेशनल डिजीज को रोकथाम करने का उपाय है, व्यावसायिक रोगों को जो है रोकथाम करने का सबसे जो है बेहद बड़ा उपाय है। तो यही जो है आपके 5 नंबर में पूछा गया है बहुत बार, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे CHN आपका 2 का जो है ये है, ठीक है, इन सर्विस एजुकेशन और रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।